सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A पढ़ाने वाला हूं। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इस टॉपिक का वेटेज है अप टू 6 मार्क्स। कितना वेटेज है? अप टू 6 मार्क्स, राइट। तो इस सेक्शन के अंदर एक या दो MCQ आता है या फिर शॉर्ट नोट आता है, राइट। 6 मार्क का एक शॉर्ट नोट आता है। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अबाउट सेक्शन 144 जो कि कहता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 जो कि है आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट। देन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 जो कि है आपका समरी असेसमेंट, राइट। तो ये सब सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। एंड नाउ इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस अबाउट सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A, राइट। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर सेक्शन 140A को पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा सेक्शन 140 क्या है। वो इसलिए कि हमको सेक्शन 140 क्या है वो हम लोगों को पता नहीं। तो अगर सेक्शन 140 पता नहीं तो सेक्शन 140A कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सेक्शन 140 होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम सेक्शन 140A, राइट। सेक्शन 140A इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A। लेकिन सेक्शन 140 जो होता है वो होता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, राइट। सेक्शन 140 इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न और रिटर्न टू हुम टू बी वेरीफाई। रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा, राइट। ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि सेक्शन 140 क्या है। तो और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेक्शन 140 होता है, सेक्शन 140 जो होता है दिस इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, राइट। वेरिफिकेशन ऑफ or return, verification of return, or you can say return to whom to be verified, or you can say return to whom to be verified। मतलब एक आसेसी का रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा, रिटर्न टू whom to be verified, राइट। तो सेक्शन 140 इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न और रिटर्न टू होम टू बी वेरीफाइड। तो हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि अगर इंडिविजुअल हुआ तो वहाँ पर इंडिविजुअल हिमसेल्फ एलिजिबल टू वेरीफाई द रिटर्न, और अगर वही इंडिविजुअल एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया देन इन दैट केस क्या होगा, ड्यूली ऑथराइज पर्सन जो है वो इन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल वो ऑथराइज साइन कर सकता है, राइट। देन अगर वही इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो गार्डियन ऑफ द सच इंडिविजुअल इज एलिजिबल टू वेरीफाई द रिटर्न, राइट। ये सब इंडिविजुअल के केस में हम लोग पढ़े थे। और अगर वही HUF वाला केस होगा तो HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। तो HUF केस में जनरल केस में क्या होगा, HUF केस में जनरल केस में क्या होगा, कर्ता जो कर्ता होते हैं वो एलिजिबल होते हैं टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम, टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम, राइट। कर्ता जो होते हैं HUF के केस में तो वो होता है इन जनरल टू एलिजिबल टू वेरीफाई द रिटर्न। अगर वही कर्ता एब्सेंट होगा तो इफ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर वही कर्ता अगर इंडिया से एब्सेंट है तो एनी एडल्ट मेंबर जो भी एडल्ट मेंबर होंगे HUF के अंदर वो एलिजिबल हैं वेरीफाई करने के लिए क्या आपका रिटर्न ऑफ इनकम, राइट, इन केस ऑफ HUF। अगर फार्म हुआ तो फार्म के केस में इन जनरल आज यू नो कि एनी मैनेजिंग पार्टनर इज एलिजिबल टू वेरीफाई द रिटर्न, और if not possible for managing partner to verify the return then in that case any adult member जो हैं वो eligible होते हैं आपका रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए, राइट। तो फार्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर, फार्म के केस में जो मैनेजिंग पार्टनर होते हैं
वो एलिजिबल होते हैं टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम, राइट। देन अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का केस हुआ तो, अगर एलएलपी का केस हुआ तो आज यू नो दैट इन केस ऑफ एलएलपी इन जनरल एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर जनरल केस है तो कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर एलिजिबल टू वेरीफाई द रिटर्न। अगर इफ नॉट पॉसिबल फॉर मैनेजिंग पार्टनर टू or if not possible for designated partner to verify the return, then any partner or any other member as may be selected by the LLP Act, right। तो LLP केस में जनरल में डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, LLP के केस में जनरल में क्या होगा, ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, इसमें भी क्वेश्चन आता है सेक्शन 140 के अंदर। सेक्शन 140 क्या है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 140 इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, राइट। सो नाउ एलएलपी केस में क्या होगा, इन जनरल कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर, राइट। और इफ एलएलपी के अंदर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है अगर वो वेरीफाई करने के लिए पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, इन दैट केस एनी पार्टनर और एनी अदर पर्सन as may be selected by the LLP Act, any partner, right। then ये हो गया आपका LLP। अगर लोकल अथॉरिटी का केस हुआ तो, अगर लोकल अथॉरिटी का केस हुआ तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर जो होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर वो एलिजिबल होते हैं टू वेरीफाई द रिटर्न, राइट। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर। देन पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी हुआ तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कौन रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है, तो राइट आंसर विल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिस्टेड कंपनी का, तो कंपनी के केस में क्या होगा, कंपनी के केस में कौन एलिजिबल होते हैं वेरीफाई करने के लिए, हम लोगों को अच्छे से पता है। जनरल केस हुआ तो एमडी, जनरल केस हुआ तो एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। अगर पॉसिबल नहीं है एमडी के द्वारा टू वेरीफाई द रिटर्न, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन के कारण अगर एमडी को पॉसिबल नहीं है वेरीफाई करने के लिए रिटर्न, देन इन दैट केस क्या होगा ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ध्यान से सुनो मेरी बात, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंटेड करेंगे बाय सच adjudicating अथॉरिटी, राइट। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं व्हिच इज अपॉइंटेड बाय सच adjudicating अथॉरिटी, वो एलिजिबल होते हैं टू वेरीफाई द रिटर्न इन केस ऑफ कंपनी। कौन ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल appointed by such adjudicating authority, right। एंड अगर कंपनी नॉन रेसिडेंट हुआ तो, अगर कंपनी नॉन रेसिडेंट हुआ तो
तो इन दैट केस क्या होगा ना, ए पर्सन होल्डिंग ए वैलिड पावर ऑफ अटर्नी। कौन वेरीफाई कर सकता है? ए पर्सन होल्डिंग ए वैलिड पावर ऑफ अटर्नी, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी अगर विंडिंग अप हुआ है तो, अगर कंपनी विंडिंग अप हुआ है तो वहां केस में क्या होगा ना, लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी eligible to verify the return, right? Verify the return। एंड अगर वही कंपनी को टेकन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या होगा इन दैट केस एनी प्रिंसिपल ऑफिसर जो हैं वो रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इफ टेकन ओवर वाई सीजी और एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, देन इन दैट केस any principal officer is eligible to verify the return, राइट। तो ये है आपका सेक्शन 140 इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। तो नाउ आपका डिस्कस करेंगे सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A। तो सेक्शन 140A क्या है फिर? तो सरकार ने आपको ये बोला कि अगर कोई एसएससी टैक्स देना चाहता है तो वो सेल्फ असेसमेंट करके भी टैक्स दे सकता है अंडर सेक्शन 140A। तो सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A इज ऑल अबाउट assessee itself is responsible to calculate its taxable income, tax liability and to pay tax accordingly, right? तो इन सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट के अंदर क्या होता है? assessee itself is responsible to determine its taxable income। assessee himself responsible होता है to determine its taxable income, tax liability and to pay tax accordingly as per section 140A, right? तो सेक्शन 140A के अंदर प्रोविजन जो है वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, where any tax is payable after deducting a relief, rebate, advance payment of tax or tax deducted at source or tax collected at source or MAT means minimum alternative tax or AMT or alternative minimum tax, if any, or any tax or interest payable under section 191 subsection 2 on the basis of return furnished, the assessee is required to pay such tax before filing the return, right? तो वो फर्स्ट प्रोविजन ये कहता है कि सेक्शन 140A के अंदर जो भी डिफॉल्ट है, जो assessee डिफॉल्ट है टू डिपॉजिट एनी टैक्स और इंटरेस्ट, राइट, जो भी है वो सब आपका रिटर्न फाइलिंग होने से पहले
रिटर्न फाइलिंग होने से पहले सब कुछ डिपॉजिट कर देना चाहिए, राइट। टू पे सच टैक्स बिफोर फाइलिंग द रिटर्न फाइलिंग करने से पहले वो सबको पहले डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग होता है, राइट। तो as per provision 1, where any tax is payable after minus all the relief, rebate, advance payment of tax or tax deducted at source, या फिर collected at source, या फिर कोई मैट हो, या फिर कोई AMT क्रेडिट हो, if any, और या फिर any tax or interest payable under section 191 subsection 2, then on the basis of return furnished, the assessee is required to pay such tax before filing the return, right। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ए रिटर्न फर्निश्ड विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी शैल बी नोन एज डिफेक्टिव रिटर्न। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, कि अगर कोई असेसी रिटर्न फाइलिंग कर दिया और बाय डिफॉल्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है एंड इंटरेस्ट, अगर ये दोनों अगर रिटर्न फाइलिंग के अंदर फर्निश नहीं हुआ है या फिर डिपॉजिट नहीं हुआ है सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी, देन वो रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा और असेसी जो है वो और एक बार रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाता है कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव हुआ है, और डिफेक्टिव का रीजन ये है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड इंटरेस्ट जो है वो आपने पे नहीं किया है, और विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड इंटरेस्ट विल बी नोन एज डिफेक्टिव रिटर्न। सो आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो गया है, तो काइंडली रिवाइज द रिटर्न, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिटर्न फर्निश्ड विदाउट पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर कोई भी रिटर्न फर्निश हुआ है विदाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स पेबल हो रहा है, रिटर्न फाइलिंग कर दिया लेकिन टैक्स पेमेंट नहीं किया, या फिर टैक्स पेमेंट करके रिटर्न के अंदर फर्निश नहीं किया है, तो फिर इन दैट केस वो रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। वो डिफेक्टिव मतलब इनवैलिड रिटर्न, राइट। तो इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा, तो ये आपका मान लिया जाएगा डिफेक्टिव रिटर्न। तो एसएससी को और एक बार फिर से रिवाइज रिटर्न भरना पड़ता है। देन प्रोविजन 2, इफ एन इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C और फी अंडर सेक्शन 234F, अंडर सेक्शन 234AB, 234C और फी अंडर सेक्शन 234F। अब आपने बोलोगे कि सर ये 234A, 234B और 234C क्या है? तो सुन लो मेरी बात। इफ एनी इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर डिले कोई भी रिटर्न अगर लेट में फाइल हुआ है, डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, या फिर डिफॉल्ट, ये क्या कहता है? डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ advance tax. Section 234B is all about default in payment of advance tax और section 234C। तो section 234C क्या है? ये है कि फॉर डिफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब जिस डेट में आपको एडवांस टैक्स देना चाहिए था इससे आप लेट कर दिए, लेट में एडवांस टैक्स पे किए, तो वो हो जाएगा आपका डिफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो अगर डिफॉर्मेंट एडवांस टैक्स हुआ तो वो आता है अंडर सेक्शन 234C और इसमें भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। तो 234C इज ऑल अबाउट डिफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स,
डिफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स, राइट। तो इफ एनी इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सेक्शन 234A, 234A इज ऑल अबाउट पेएबल इन लेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 234A। तो 234B क्या है ना, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और 234C क्या है, डिफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब एडवांस टैक्स आपने पे किया है लेकिन लेट में डिपॉजिट किया है, तो वहां पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, और वो अंडर सेक्शन 234C के अंदर आता है, राइट। तो अंडर सेक्शन 234C इज ऑल अबाउट डिफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स। नाउ फी क्या है, फी अंडर सेक्शन 234F ये बोलता है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद किया है तो पेनल्टी लगता है, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइलिंग कर रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगा 1000 से लेकर 5000 तक, राइट। तो वो होता है फी अंडर सेक्शन 234F। तो यहाँ पर प्रोविजन 2 के अंदर ये बोलता है कि इफ एनी इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C और फी अंडर सेक्शन 234F is payable for filing return after due date, then such interest or fee should be paid along with सेल्फ असेसमेंट टैक्स, राइट। तो प्रोविजन 2 ये कहता है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ साथ आपको इंटरेस्ट जो पेएबल है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो सब कैलकुलेटेड हो जाएगा, और वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ साथ आपको पे करना पड़ता है बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, राइट। अगर एक एसएससी ने डिफॉल्ट हुआ है अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C, या फिर डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, तो वहाँ पर जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग जितना इंटरेस्ट पेएबल होता है वो सब इंटरेस्ट आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ साथ पे करना पड़ता है बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें एक नोट करने का बात ये है, व्हाइल कैलकुलेटिंग अबव इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑन द इनकम, टोटल कंसोलिडेटेड इनकम डिक्लेयर इन द रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, व्हाइल कैलकुलेटिंग अबव इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ असेसमेंट के लिए जब अगर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो ऑन द टोटल इनकम डिक्लेयर किया गया है, अकॉर्डिंगली कंसीडर किया जाएगा, राइट। नाउ वी नीड टू मूव टू अनदर प्रोविजंस। तो अनदर प्रोविजन ये है, वेयर द अमाउंट पेड बाय द assessee falls short of the aggregate of tax or interest and fee, then the amount so paid shall first be adjusted towards fee and thereafter towards interest payable, and the balance if any shall be adjusted towards tax payable। ये सेटअप वाला केस है, सेटअप, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 140A कि क्या होता है ना, वेयर द अमाउंट पेड बाय द assessee फॉल्स शॉर्ट, अगर कोई assessee कोई पेमेंट किया है टैक्स के रिगार्डिंग, अगर वो शॉर्ट है ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स, देन वहाँ पर क्या होगा ना, इंटरेस्ट एंड फी जो भी हो, एग्रीगेट ऑफ टैक्स हो, इंटरेस्ट एंड फी जो भी हो, द अमाउंट्स ऑफ पेड शैल फास्ट बी एडजस्ट। अगर सेल्फ असेसमेंट के टाइम अगर पेमेंट कर रहा है तो अमाउंट्स ऑफ पेड शैल फास्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स फी, पहले फी के अंदर एडजस्ट होगा, एंड देयर आफ्टर टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेबल, उसके बाद इंटरेस्ट पेबल जो है उसमें सेटअप होगा, एंड द बैलेंस इफ एनी शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स टैक्स पेबल, उसके बाद जो बैलेंस रहता है वो एडजस्ट होता है टैक्स पेबल से, राइट। तो ये सेटअप है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले फी के अंदर एडजस्ट होगा, देन इंटरेस्ट पेबल, देन टैक्स पेबल, फर्स्ट फी देन इंटरेस्ट पेबल देन टैक्स पेबल, फर्स्ट फी
देन इंटरेस्ट पेएबल, देन टैक्स पेएबल, राइट। तो ये है आपका प्रोविजन नंबर 3। नाउ कम्स टू प्रोविजन नंबर 4। तो अगर आफ्टर असेसमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, एनी अमाउंट पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड टुवर्ड्स सच असेसमेंट, राइट। आफ्टर असेसमेंट करने के बाद जो अमाउंट पेड हुआ है, पेबल हुआ था और पेड हुआ है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो सच असेसमेंट के लिए पेड हुआ है, सच असेसमेंट के लिए पेड हुआ है। तो आफ्टर असेसमेंट एनी अमाउंट पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड टुवर्ड्स सच असेसमेंट, राइट। तो ये है आपका प्रोविजन नंबर 4। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if an assessee fails to pay whole or any part of such tax or interest or both in accordance with the provisions of section 140A, then he shall be deemed to be an assessee in default। तो उस assessee को डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और पेमेंट करना पड़ेगा विद इन ड्यू डेट। तो इफ एन assessee फेल टू पे होल और एनी पार्ट ऑफ सच टैक्स, अगर assessee ने फेल किया है होल ऑफ द पेमेंट या फिर इंटरेस्ट, पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140A, देन ही शैल बी डीम्ड टू बी एन assessee इन डिफॉल्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। तो वो assessee को डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, राइट। तो इसमें 5 सेक्शन है। तो ये 5 प्रोविजन है। इस 5 प्रोविजन को अच्छे से पढ़ना है सेक्शन 140A के केस में। तो इस 5 प्रोविजन अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो 6 मार्क्स मिल जाएगा आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है। सेक्शन 140A इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 1 अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेल्फ असेसमेंट जो है वो आपका CMA इंटर एज वेल एज CMA फाइनल के अंदर है। CMA फाइनल के अंदर असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर है और CMA इंटर के ऑल्सो असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर होता है। तो ये आपका डबल बेनिफिट है। इस टॉपिक को अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया और 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए ये एडवांटेज रहेगा और दोबारा आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स को दोबारा आपको फाइनल के अंदर नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो सेल्फ असेसमेंट इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 140A। So this is it all about section 140A. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.